हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा सा चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें, क्योंकि आपका सहयोग हमें लगातार मोटिवेट करता रहेगा। इसी मोटिवेशन के साथ और इसी उम्मीद के साथ हम आप लोगों के लिए नए से नए टॉपिक आपके लिए लाते रहते हैं। इनमें आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड तक पहुंचने से पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसकी उपयोगिता क्या है और न्यूक्लिक एसिड कहां पाया जाता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कोशिका को जीवन की इकाई माना जाता है। यह जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक दोनों तरह की इकाई मानी जाती है, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि कोशिका के अंदर जीवन से संबंधित सारी क्रियाएं होती रहती हैं। इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है कि कोशिकाएं विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती हैं या नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो कोशिका में वो कौन सा पदार्थ है जिसमें स्वद्विगुणन की क्षमता होती है या जिसका नेचर जेनेटिक होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जन्म देता है या उसके द्वारा नई पीढ़ी का निर्माण होता है। तो देखिए, न्यूक्लिक अम्लों को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है और एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल हम कह सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। इन दोनों में संरचनाओं में काफी बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है और गुणों में भी अंतर देखने को मिलता है। देखिए, डीएनए जो है ये ऐसा न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर पाई जाती है, यानी द्विगुणन की क्षमता होती है, जबकि आरएनए के अंदर आरएनए का द्विगुणन जो है वो इतना आसानी से नहीं होता है। और डीएनए जो है इसी के लिए हम परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी हैं जिनके द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि डीएनए ही कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, जबकि आरएनए जो है वो रेयरली जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। जैसे इसका अगर बेस्ट एग्जांपल हम देखें कि जहां पर हमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल मिलता है तो वो होते हैं प्लांट वायरसेस। प्लांट वायरसेस में मेनली आरएनए वर्क एज जेनेटिक मटेरियल इन प्लांट। तो ये क्या करते हैं कि आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपको मोस्टली जो है किसमें देखने को मिल जाएगा, प्लांट वायरसेस के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी लगभग सारी जगह पर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल कार्य करता है। तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसकी जो डिस्कवरी है, इसमें कुछ वैज्ञानिकों का सहयोग रहा है। थोड़ा उन्होंने जो कार्य किया है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा पदार्थ होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। तो इसके लिए सबसे पहले काम किया था ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने, GRIFITH। तो ग्रिफिथ ने सबसे पहले इस पर एक काम किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था
जिसे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने किया था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने किया था। ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे और इनका जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था, तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के रूप में इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म इनका था रैट, और जो इसका इन्होंने काजल ऑर्गेनिज्म लिया, इसमें काजल ऑर्गेनिज्म इनका था डिप्लोकोकस निमोनी। तो डिप्लोकोकस निमोनी, इसमें इनका काजल ऑर्गेनिज्म था। इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जो डिप्लोकोकस निमोनी है उसकी 2 स्ट्रेन इन्होंने देखी। एक स्ट्रेन थी इनकी आर स्ट्रेन और दूसरी थी एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो थी इनकी इन्होंने देखी, तो ये स्ट्रेन थी नॉन वायरुलेंट, और एस स्ट्रेन ये थी वायरुलेंट। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा थोड़ा। इसके बाद में इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इस तरह से था कि इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जो डिप्लोकोकस निमोनी की जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन जो था, तो ये इन्होंने आर स्ट्रेन को रैट में इंजेक्ट करा दिया। इन्होंने रैट में इंजेक्ट इसको करा दिया। तो जब रैट में इंजेक्ट करवा दिया तो रैट क्या करता है, चूंकि नॉन वायरुलेंट है, इन्फेक्शन क्रिएट नहीं किया इसने, तो इसमें रैट जो है, रिजल्ट इसका क्या हुआ कि रैट सरवाइव किया। इसके बाद जो दूसरी थी एस स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट थी, तो वायरुलेंट को इन्होंने जब रैट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया इन्होंने, तो रैट क्या कर जाता है, रैट डाई हो जाता, मर जाता है रैट। इसके बाद में फिर इन्होंने ये देखा कि एस स्ट्रेन को इन्होंने स्टेरलाइज कर लिया इन्होंने। तो जब इन्होंने इसके लिए स्टेरलाइज किया, यानी कि इसको टेम्परेचर दिया, और इसके लिए इन्होंने टेम्परेट किया पहले, यानी गर्म कर लिया, टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर के बाद जब सारे बैक्टीरिया जो थे डिप्लोकोकस निमोनी एस स्ट्रेन के
जब बिल्कुल नष्ट हो गए, तो नष्ट होने के बाद इन्होंने इसके लिए रैट में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो जब रैट में इंट्रोड्यूस करा दिया तो रैट जो है वो सरवाइव किया, सरवाइव कर गया फिर से। इसके बाद में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे और बढ़ाया। इन्होंने क्या किया कि जो यस स्ट्रेन है, यहां पर टेम्परेट यस स्ट्रेन, यहां से लेकर के इन्होंने आर स्ट्रेन, आर और प्लस यस, और यस स्ट्रेन कैसा था इनका, हीट किल्ड, यानी टेम्परेचर से स्टेरिलाइज किया हुआ। इन दोनों का जब मिश्रण इन्होंने रैट को दे दिया तो रैट जो है फिर से डाई कर जाता है। ठीक, तो इसमें रैट डाई कर जाता है। इसके बाद ये पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यस स्ट्रेन से कोई एक ऐसा पदार्थ रिलीज होता है जो आर स्ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है और पहुंच करके वो आर स्ट्रेन को वायोलेंट कर देता है, और जिसके कारण जो है वो रैट डाई कर जाता है। लेकिन ये उस मटेरियल का नाम नहीं बता पाए। इसके बाद में देखिए, ग्रिफिथ के पश्चात वैज्ञानिक हर्शे और चेस ने हर्शे एंड चेस, हर्शे और चेस ने एक प्रयोग किया जिसमें इन्होंने अपने प्रयोग के लिए जो ऑर्गेनिज्म चुना था वो इनका प्रयोग का ऑर्गेनिज्म था ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ई कोलाई बैक्टीरिया इन्होंने चुना, और इनका जो काजल ऑर्गेनिज्म था ये इनका था एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, और जो इनका काजल ऑर्गेनिज्म था काजल ऑर्गेनिज्म। तो इनका काजल ऑर्गेनिज्म था वो था T2 बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज। तो इन्होंने अपना प्रयोग किया बैक्टीरिया ई कोलाई पर, और इनका जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म था वो था T2 बैक्टीरियोफेज। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि जब वायरसेस जो हैं वो ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं, और ये कौन से वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज एक्चुअल में वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होते हैं, यानी जब वायरस के द्वारा कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट होता है या संक्रमित होता है तो वह संक्रमित बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने देखा कि जब T2 बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया ई कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं तो इसमें कौन सा भाग, इन्होंने दोनों भाग, अब चूंकि बैक्टीरियोफेज जो होता है या कोई भी वायरस हो तो वायरस के दो भाग होते हैं, और इसकी संरचना में एक भाग जो है वो आउटर प्रोटीन होता है, प्रोटीन की लेयर होती है, तो इसको कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड। और इधर इन्होंने क्या किया कि ये अंदर जो भाग है ये है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड है।
तो न्यूक्लिक एसिड है, और कौन सा न्यूक्लिक एसिड है? डीएनए है। तो यहां पर डीएनए जो है ये न्यूक्लिक एसिड है और ऊपर कैप्सिड है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए, यानी पूरी तरह से तय करने के लिए कि इसमें केवल दो ही भाग हैं, कैप्सिड है और डीएनए है। तो इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो इनका था, मैं यहां पर दिखाई दे रहा हूं आपको, कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दो स्टेप में एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट स्टेप में इन्होंने इस कैप्सिड के लिए रेडियो लेवल कर दिया, यानी कि रेडियो एक्टिव सबस्टेंस से इन्होंने इसको ट्रीट किया। और जब इसको रेडियो लेवल कर दिया, रेडियो एलेवेल, ठीक, रेडियो लेवल इन्होंने इसको कर दिया। तो रेडियो लेवल जब कर दिया और इसके बाद में इन्होंने बैक्टीरियल सेल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया। इंट्रोड्यूस कराने पर जो उसके अंदर नए बैक्टीरियोफाज डेवलप हुए, तो नए जो बैक्टीरियोफेज थे, तो उन बैक्टीरियोफेजेस में इनके लिए रेडियो लेवल कैप्सिड देखने को नहीं मिले। तो रेडियो लेवल कैप्सिड जब इनको देखने को नहीं मिले, क्योंकि कैप्सिड जो है वो सेल के बाहर ही रह जाता है, बैक्टीरियल सेल के बाहर रह जाता है कैप्सिड, और केवल अंदर का भाग यानी कि जेनेटिक मटेरियल ही कोशिका के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद में ये कैप्सिड हो गया, कैप्सिड जो कि बाहर रह जाता है, और यही जो बाहर देखने को मिला यही रेडियो लेवल कैप्सिड था। तो ये रेडियो लेवल कैप्सिड जो है बाहर रह जाता है, जबकि अंदर जो वायरस बनते हैं यानी बैक्टीरियोफेज जो नए डेवलप होते हैं, तो वो साधारण बैक्टीरियोफेज होते हैं, उनमें कैप्सिड भी साधारण होता है, रेडियो लेवल नहीं होता है। क्योंकि डीएनए जब मल्टीप्लाई करते हैं, नए बैक्टीरियोफेजेस बनते हैं, तो उनमें कैप्सिड का रीजनरेशन बाद में हो जाता है। इसके बाद इन्होंने दूसरी बार में क्या किया कि इन्होंने डीएनए को रेडियो लेवल कर दिया। रेडियो और लेवल्ड में थोड़ा सा लिखे दे रहा हूं। तो इन्होंने डीएनए को रेडियो लेवल जब कर दिया, तो नए जो बैक्टीरियोफाज बने इस बार, तो उनमें जो डीएनए बना वो रेडियो लेवल्ड डीएनए था। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में ट्रांसफर होने वाला मटेरियल है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए ही होता है, और प्रोटीन का कवर या अन्य कोई चीज यहां पर नहीं होती है। इसके बाद हम बात करें कि कौन से वैज्ञानिकों ने डीएनए की जेनेटिक नेचर को कंफर्म किया। तो जेनेटिक नेचर जो थी डीएनए की, बिल्कुल कई एक्सपेरिमेंट के बाद ये 3 वैज्ञानिकों का एक समूह था। इसमें एक वैज्ञानिक थे एवेरी मैकलियोड, एंड मैककार्टी। तो ये 3 वैज्ञानिकों का जो ग्रुप था, एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी, इन वैज्ञानिकों ने डीएनए की जेनेटिक नेचर को कंफर्म किया। लेकिन इसके बाद जेनेटिक नेचर जो डीएनए की है, इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूव है, वो एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग।
जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे लिए एक यूकैरियोटिक एविडेंस या एक प्रैक्टिकल एविडेंस या प्रैक्टिकल प्रमाण, एक साक्षात हमारे लिए उपलब्ध कराता है, वो टेक्नोलॉजी है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो प्रैक्टिकली डीएनए की जेनेटिक नेचर को प्रूव करती है। अब इसके बाद में हम लोग मुख्य बात करते हैं यहां पर डीएनए की संरचना की। तो अगर डीएनए की संरचना के बारे में हम देखें तो डीएनए जो है, डीएनए सबसे पहले इसमें पहले पॉइंट पे जाते हैं कि डीएनए एक्चुअल में होता क्या है। डीएनए जो होता है ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, यानी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बहुलक होता है। डीएनए संरचनात्मक रूप से न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बहुलक होता है, यानी कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड जो होता है इसमें दो चीजें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं और सुगर होता है। नाइट्रोजनस बेस प्लस सुगर, ये किसके बराबर होता है? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें दो चीजें होती हैं, उसकी संरचना में दो चीजें भाग लेती हैं, नाइट्रोजनस बेस और सुगर। नाइट्रोजनस बेस और सुगर विद फॉस्फेट फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। अब इसके बाद में हम देखें कि यहां पर नाइट्रोजनस बेस को थोड़ा जान लें। देखिए डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और 4 नाइट्रोजनी क्षारकों में एक क्षारक यहां पर होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, तीसरा होता है थाइमीन, और चौथा होता है इसमें साइटोसिन। तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं डीएनए की संरचना में। और जो सुगर इसमें पाई जाती है वो पेंटोज सुगर होती है। पेंटोज सुगर का मतलब है कि वो 5 कार्बन वाली सुगर होती है। वैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, सुक्रोज में 12 कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। और यहां पर जो सुगर पाई जाती है वो पेंटोज सुगर होती है, यानी 5 कार्बन वाली।
और जिसका नाम होता है डी ऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद में अगर हम विस्तृत संरचना की इसकी बात करें, यानी डीएनए की विस्तृत संरचना की बात करें कि डीएनए किस तरह की संरचना होती है, तो देखिए डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है वो डीएनए के अंदर प्रायः देखी जाती है। और डीएनए की इस प्रकार की संरचना को वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। इन्होंने इस संरचना को देने के लिए एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी डेटा था जो कि विल्किंसन के द्वारा तैयार किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी विल्किंसन के द्वारा। तो उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया, अर्थात ये कह ले कि उन्होंने इसका स्टडी किया और स्टडी करने के बाद ये बताया कि डीएनए दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की बनी हुई एक कुंडलित रचना होती है। इसमें इन्होंने बताया कि डीएनए प्रायः दो सूत्रों की बनी हुई एक कुंडलित संरचना होती है और इस संरचना में जो दोनों सूत्र होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अर्थात ये कहें कि इनके जो सिरे होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका एक सिरा हमने इसका नाम दिया 3' और ये सिरा हो जाता है 5' और ये सिरा अगर हो गया है 5' तो ये सिरा इसका हो जाएगा 3'। कहने का तात्पर्य है कि डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित संरचना होती है और इसमें दो सूत्र जो होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अर्थात एक का 3' सिरा जो होता है वो दूसरे के 5' सिरे के सामने होता है। ये दोनों सूत्र एक दूसरे के साथ कुंडलित रहते हैं और इनकी जो कुंडली का जो मैनर होता है, यानी कुंडलित होने का जो ढंग होता है वो राइट हैंडेड होता है, यानी दक्षिणावर्त दिशा में इनका जो कुंडलन है वो देखने को मिलता है। यानी बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड क्वाइल अराउंड टू ईच अदर इन अ राइट हैंडेड मैनर। तो ये दक्षिणावर्त दिशा में एक दूसरे के साथ कुंडलित होते हैं। इसके बाद हम यहां देखते हैं कि इसमें एक कुंडली में एक जो कुंडली होती है, एक कुंडली के अंदर 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर पाए जाते हैं। क्योंकि यहां हम संरचना देख रहे हैं बी डीएनए की, इसमें भी टाइप है बी डीएनए। ये जो संरचना है ये बी डीएनए की है और बी डीएनए में 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लिख दें कि हमारे पास है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। ये हमने एक पूरा एक ट्रेंड बना लिया। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम है वो सभी में ऐसा ही पाया जाता है,
लेकिन 10 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। इनका कोई भी क्रम हो सकता है या कोई भी क्षारक कहीं भी हो सकता है। इसी कारण डीएनए में वेरिएशन उत्पन्न होता है। अगर हम एक ट्विस्ट की यहां से यहां तक लंबाई की बात करें, एक कुंडली की लंबाई की बात करें, तो एक कुंडली की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्राम होती है। क्योंकि एक कुंडली में 10 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, तो 2 नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी ये कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्राम ये डिस्टेंस इनके बीच में होती है, 3.4 एंगस्ट्राम। और इसके बाद में एक सबसे खास बात इसमें होती है कि एडेनिन जो है, एडेनिन थाइमीन के साथ पेयरिंग करता है विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। और ये बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप के होते हैं, यानी एडेनिन थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बंधों की सहायता से जुड़ता है। और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध देखने को मिलते हैं। यहां पर हम संरचना बना सकते हैं कि हमने यहां पर ये टी लिख दिया है, यहां पर सी लिखा है, और यहां टी के बाद में फिर यहां पर भी ये ए के साथ बाइंड करेगा, सी जो है ये जी के साथ बाइंड करेगा। तो ये बात हमें इसमें ज्यादा ध्यान रखनी है कि एडेनिन थाइमीन के साथ पेयर करता है और इसमें 2 हाइड्रोजन बंध इन्वॉल्व होते हैं। ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है जिसमें 3 हाइड्रोजन बंध इन्वॉल्व होते हैं। और इसके बाद एक चीज और होती है कि डीएनए की संरचना में नाइट्रोजनी क्षारक चारगाफ नियम का पालन करते हैं। तो चारगाफ नियम क्या होता है कि प्यूरिन की मात्रा, यानी इस नियम के अनुसार प्यूरिन की मात्रा पाइरिमिडीन के बराबर होती है। अर्थात इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एडेनिन तो डीएनए जो है इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो चारगाफ नियम का पालन करते हैं। और चारगाफ नियम जो होता है इसमें एडेनिन, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे कि एडेनिन प्लस थाइमीन अपान ग्वानिन प्लस साइटोसिन, और ये वैल्यू जो होती है सदैव कांस्टेंट यहां पर देखने को मिलती है। तो इसमें कुल मिलाकर अगर हम स्थिति को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो 2 सूत्रों की बनी हुई कुंडलित रचना होती है, जिसमें दोनों सूत्र एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं और राइट हैंडेड मैनर में क्वाइल्ड रहते हैं, यानी दक्षिणावर्त दिशा में इनकी क्वाइलिंग होती है। एंटी पैरेलल होते का मतलब इनके विपरीत सिरे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एक कुंडली के अंदर नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या 10 होती है और कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्राम होती है, जिसमें प्रत्येक 2 नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम होती है। एडेनिन थाइमीन के साथ पेयरिंग करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक एक दूसरे के साथ इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि वो एक नियम, एक फार्मूला होता है चारगाफ रूल, तो वो चारगाफ नियम का पालन करते हैं, यानी प्यूरिन्स की मात्रा पाइरिमिडीन्स के बराबर होती है। अगर इस कुंडली की हम चौड़ाई की बात करें, विड्थ अगर हम देखें तो इनकी जो विड्थ होती है वो 20 एंगस्ट्राम होती है। विड्थ इसकी 20 एंगस्ट्राम होती है, ये 20 एंगस्ट्राम चौड़ाई होती है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि लंबाई एक कुंडली की 34 और विड्थ जो है वो 20 एंगस्ट्राम होती है। और इसमें एक चीज और आती है फिर बाद में
कि शुगर और फास्फेट का क्या कार्य होता है। तो शुगर एंड फास्फेट फॉर्म बैकबोन ऑफ डीएनए। तो शुगर एंड फास्फेट फॉर्म बैकबोन ऑफ डीएनए। नाइट्रोजनीलेज का तो काम हो गया। शुगर और फास्फेट क्या करते हैं? शुगर और फास्फेट डीएनए की स्ट्रक्चर में यानी इन दोनों सूत्रों में बैकबोन की तरह वर्क करते हैं, अर्थात इसे एक तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी मजबूती और दृढ़ता इसे प्रदान करते हैं। और शुगर और फास्फेट के बीच भी एक तरह की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, तो इस बॉन्डिंग को बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। शुगर और फास्फेट के बीच में बॉन्डिंग जो होती है इसको बोलेंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग कहां देखने को मिलती है? शुगर और फास्फेट के बीच में इस तरह की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डीएनए की वाटसन और क्रिक के द्वारा जो दी गई डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, यानी डबल या द्विसूत्री जो संरचना है, वो आपको समझ में आई होगी। अगर आई हो तो आप मेरे चैनल को मन लगाकर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।